हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ शाह उमर की परी। शाह उमर की परी भाग 30। पिछले भाग में आप लोगों ने पढ़ा कि शहजादी मरियम अपनी दोस्ती निभाते हुए उमेर और परी की मंगनी की रस्म उमेर के घर पर करती है। तभी महल के गुलाम उन सबको महल में हाजिर होने का कहते हैं। उमेर परी को वापस उसकी दुनिया में छोड़कर महल चला जाता है। शहर धनबाद में। सलाम आंटी, ये परी और अंकल कहाँ चले गए? आसिफ घर के अंदर आते हुए कहता है। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ। अब क्या कहें, अपने पापा के लिए टीवी लेने गई है। पता नहीं इनको भी कब अक्ल आएगी। बच्ची ने कह दिया तो वो मना करने की बजाय साथ चले गए। नादिया जी ने कहा, अरे तो क्या हो गया आंटी? अच्छा है ना, वैसे भी आप दोनों बोर होते रहते हो। अगर घर पर टीवी रहेगा तो आप सबका मन लगा रहेगा। आशिफ ने कहा, वो सब तो ठीक है बेटा, ये बताओ तुम्हारे और परी के बीच कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? नादिया जी ने कहा, अब क्या बताऊं आंटी, आपकी बेटी ने तो मुझे फ्रेंड जोन में डाल रखा है। उसे मुझ में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। एक ना एक दिन तो उसे मेरा होना ही है। बस मैं किसी अच्छे लम्हे का इंतज़ार कर रहा हूँ। आशिफ ने कहा, बस मेरी दुआ है तुम्हारे साथ। मैं तो बस अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखना चाहती हूँ। नादिया जी ने कहा, ज़रूर आंटी, मैं ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। आशिफ ने कहा, कुछ खाओगे या बस चाय बना दूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं आंटी, मैं बस थोड़ा सा परी का लैपटॉप देखना चाहता था। कुछ काम है, अगर आप इजाज़त दो तो मैं परी के कमरे में जाकर देख लूँ। आशिफ ने कहा, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा, जाओ जो काम है कर लो। नादिया जी ने कहा तो आशिफ अपने जींस के पॉकेट में हाथ डालकर गाना गुनगुनाते हुए परी के रूम में जाता है। ये पहली बार था जब वो अकेले परी के रूम में आया होता है। वो उछलता हुआ परी के बेड पर लेट जाता है और करवट लेकर परी के बेड पर हाथ फेरते हुए कहता है, आह कितना सुकून लग रहा है परी तुम्हारे बेड पर लेटकर। यहीं सोती हो ना तुम? इस कमरे की हर चीज़ से तुम्हारी खुशबू आ रही है। आशिफ कभी परी के टॉवल तो कभी उसके तकिए को तो कभी उसके नाइट ड्रेस को हाथ में लेकर उसे सूंघते हुए कहता है। उस वक्त एक पागल प्रेमी की तरह लग रहा होता है। तभी अचानक उसकी नज़र आईने पर पड़ती है। वो सब कुछ छोड़कर आईने के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसे यह आईना थोड़ा अजीब लगता है। इससे पहले कि वो आईने को छूकर देखता, पीछे से नादिया जी आकर कहती है, लो बेटा चाय पी लो। जो देखना था तुम्हें परी के लैपटॉप में देखा? वो आंटी, मैं बस लैपटॉप ही ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा मुझे। आशिफ थोड़ा सा घबराते हुए नादिया जी के हाथ से चाय लेते हुए कहता है, अरे मैं भी पागल हूँ बेटा, लैपटॉप तो डाइनिंग टेबल पर ही पड़ा है। चलो वहीं पर बैठकर काम कर लेना और मुझसे बातें भी करते रहना, इससे मेरा भी दिल लगा रहेगा। नादिया जी ने कहा, हाँ आंटी चलिए। आशिफ कहता है और फिर बेवजह परी का लैपटॉप खोलकर बैठ जाता है। इधर सारी बातों से अनजान दोनों बाप बेटी शॉपिंग करने में लगे होते हैं। पापा चलो, मैं आपको धनबाद की सबसे बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लेकर चलती हूँ, वहाँ हमको बजट में एलईडी मिल जाएगा। परी ऑटो से बैंक मोड़ में उतरते हुए कहती है, पर बेटा ये रामसंस है कहाँ? हसन जी ने कहा, बस पापा यहीं सामने उर्मिला टावर में शॉप है। परी कहती है, फिर अपने पापा का हाथ थामे शॉप में चली जाती है, जहाँ उनका वेलकम सेल्स एग्जीक्यूटिव गुलसफा बहुत ही अच्छे से करती है और फिर बहुत सही रेट लगाकर एलजी ब्रांड का एलईडी उन्हें दे देती है। परी ऑटो वाले को एड्रेस बताकर सारे पेमेंट्स करके वहीं से बगल की मोबाइल शॉप से अपने पापा के लिए मोबाइल लेती है। फिर वापस ऑटो लेकर पुराने बाजार से कुछ कपड़े अपने और अपने मम्मी पापा के लिए खरीद लेती है। चलो अब हो गई शॉपिंग, अब हमें घर चलना चाहिए। परी ने कहा, बेटा तुम्हें ये नहीं लगता कि हमने कुछ ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए? हसन जी ने परेशान होते हुए कहा, ओफो पापा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपको पता भी है आपने सालों बाद आज इतनी शॉपिंग की है। अब उदास ना हो, कुछ खाने का ले लेते हैं फिर घर चलते हैं। ऑटो वाला हमारा एलईडी लेकर पहुंचता ही होगा। परी ने कहा, ठीक है चलो। हसन जी कहते हैं, फिर दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी दुनिया, जाफरान कबीला। पता नहीं मगर क्यों अमायरा और नफीसा, मुझे ऐसा लगता है मेरी शामत आने वाली है। जरा शहनशाह को तो देखो कितने गुस्से में हमें घूर रहे हैं।
और तो और पूरे कबीले को भी बुला लिया। उमेर महल के अंदर शहंशाह के दरबार में आते हुए कहता है, उमेर भाई, अब आपसे कुछ पूछा जाए तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। अमायरा ने कहा, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं डरता। उमेर ने कहा, उमेर भाई, वो तो अभी पता चल जाएगा। नफीसा ने कहा, अब्बा हुजूर, सब खैरियत तो है? आपने हम सबको अचानक महल आने का कहा। शहजादे इरफान ने तख्त पर बैठते हुए कहा। उनके साथ शहजादी मरियम भी आती है। हमारे पहरेदारों ने मुझे ये खबर दी कि कल शाह उमर किसी लड़की के साथ पहाड़ी पर घूम रहा था। उन्होंने उनकी बातें सुनी, जिससे उन्हें ये पता चला कि वो एक इंसानी लड़की थी। क्या ये सच है? अगर है तो मैं ये बात खुद उससे दरखास्त करना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई में सच है। एक और बात यह भी कि क्या मरियम ने इन्हीं वजहों से शादी से इनकार किया है? शहंशाह ने कहा तो सबके गले डर से सूखने लगते हैं। शाहजैद, अपने बेटे से कहो कि मुझे सारी बातें सच सच बताए, वरना तुम सबको कबीले के कानून तोड़ने की सजा मिलेगी। शहंशाह ने गुस्से से कहा, हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पहरेदारों को गलतफहमी हुई होगी। मेरा बेटा तो कल महल में ही था। शाहजैद ने अपनी सफाई में कहा, नहीं अब्बा, वो सच कह रहे हैं। कल मेरे साथ एक इंसानी लड़की थी और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। उमेर ने हिम्मत से कहा। यह सुनते ही शाहजैद ने उमेर के गालों पर जोर से थप्पड़ मारते हुए और रोते हुए कहते हैं, आज तक मैंने तुम पर जितनी भी सख्तियां की, उनकी वजह यही थी कि कहीं तुम कोई ऐसा काम न कर दो जिससे तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए, और तुमने वही कर दिया जिसका मुझे डर था। शाहजैद, खामोश रहो और मुझे बात करने दो। शाह उमेर, तो क्या तुम कबीले के कानून भूल चुके हो? इंसान से रिश्ता नहीं रख सकते, खासकर ये प्यार मोहब्बत वाला। तुम्हें इंसानी दुनिया में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? शहंशाह ने कहा। सभी सामने खड़े एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे होते हैं। न जाने अब कौन सा तूफान उमेर की जिंदगी में आने वाला था। नहीं हुजूर, मैं ऐसा कोई कानून नहीं भूला हूँ। मगर हुजूर, दिल पर किसका जोर? मोहब्बत है वो मेरी, और मुझे उससे इश्क हो चला है। उमेर ने मुस्कुराते हुए कहा। आप ही, ये उमेर भाई तो शायरी कर रहे हैं, वो भी शहंशाह के सामने। नफीसा अमायरा के कान में फुसफुसाती है। बदतमीज, शान से अपनी गलतियां बता रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुदरत के खिलाफ जाने की? जिन इंसान से मोहब्बत नहीं कर सकते, ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे इस कबीले के हर जिन परिवार को सबक मिले। अभी के अभी इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए और इसके पूरे परिवार को काल कोठरी में हमेशा के लिए सड़ने के लिए डाल दिया जाए। शहंशाह ने गरजते हुए कहा। अमायरा शहजादे इरफान के पास आकर कहती है, खुदा के लिए मेरे उमेर भाई को बचा ले। सजा से वो मासूम हैं, भोले हैं। हम सब सजा के लिए तैयार हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। अमायरा, मैं जानता हूँ, मगर इस वक्त मैं मजबूर हूँ। तुम अब्बा को जानती हो ना, जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, जबकि मैं उनका इकलौता बेटा था। तो उमेर तो एक मुलाजिम है। शहजादे इरफान ने कहा। तो क्या शहंशाह मेरे भाई को मार देंगे? अमायरा ने भरे गले से कहा। तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं बात करता हूँ अब्बा से। शहजादे इरफान ने अमायरा का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा तो अमायरा को थोड़ी देर के लिए सुकून आया। अब्बा, आप ये क्या कर रहे हैं? माफ कर दीजिए इन्हें। शहजादे इरफान ने कहा। हाँ अब्बा हुजूर, इश्क करने की सजा मौत दी जाए तो दोनों जहान से मोहब्बत का वजूद ही मिट जाएगा। किसी भी दिल पे ये इख्तियार नहीं कि वो सोच समझ के किसी के लिए धड़के। अब्बा, मोहब्बत न जात दिखती है, न धर्म, न जिन, न इंसान। बस नजरों को कोई भा जाए तो ये वहीं हो जाती है। आप उमेर को मौत की सजा ना दे, खुदा के वास्ते, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। शहजादी मरियम ने कहा। मरियम और इरफान, तुम दोनों खामोश रहो। गलती की है उन्होंने तो सजा मिलेगी। तुम भी बाज आ जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बच्चे हो। शाह ने गुस्से में गरजते हुए कहा। नफीसा अमायरा चीख चीख कर रोने लगती है। जल्लाद उमेर के हाथ पैर बांधकर उसकी गर्दन तख्ते पर रखता है, फिर उसे सजा देने के लिए तलवार उठाता है। उमेर आंख बंद करके परीक को याद करता है, जो उसी छोटे छोटे फूलों से भरे घास वाले मैदानों में अपना दुपट्टा लहराते हुए उसकी तरफ दौड़ती चली आ रही होती है। और उमेर उसका हाथ थामते हुए कहता है, आखिरकार नजर लगी गई हमारे प्यार को। देखो, मुझे सजा दी जा रही है। मैं जा रहा हूँ परी, तुम अपना ख्याल रखना। मर भी जाऊं तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी।
बस मैं नहीं रहूँगा। तभी तलवार की तेज धार उमेर को अपनी गर्दन पर महसूस होती है। उसकी आंखों के किनारों से आंसुओं की लड़ी बहने लगती है। रुक जाओ, शाहजैद चीख कर बोलते हैं तो जल्लाद रुक जाता है। हुजूर, मैं सालों से आपके खानदान का मुलाजिम हूँ, कभी भी मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। खुदा के लिए आप उमेर को जो भी सजा देना चाहते हैं दे दें, मगर उसे जान से न मारें। उसे कुछ हुआ मैं जीते जी मर जाऊंगा। शाहजैद शहंशाह के पैरों को पकड़कर रो रो कर बोलते हैं। शहंशाह जल्लाद को रुकने का इशारा करते हैं और फिर कहते हैं, इन सबको ले जाकर काल कोठरी में फेंक दो। मगर अब्बा, अमायरा मेरी होने वाली बीवी है, आप उसे सजा नहीं दे सकते। इन सब में उसका और नफीसा का क्या दोष? शहजादे इरफान ने कहा, वो इस महल की होने वाली मलका थी, मगर अब नहीं। जब मरियम की शादी उमेर से नहीं हो सकती तो तुम्हारी भी अमायरा से नहीं होगी। बेहतर यही होगा कि तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। शहजादे इरफान को उंगली दिखाते हुए शहंशाह ने कहा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अमायरा से, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा। शहजादे इरफान ने गुस्से से कहा और चले गए। कुछ पहरेदार आकर सबको पकड़कर महल के पिछले हिस्सों में दरवाजे के पास लेकर जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां बनी होती है जो उन्हें एक सुरंग नुमा जगह लेकर जाती है। आप ये लोग हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? नफीसा खौफ से कहती है। तुम परेशान ना हो, अब सजा मिली है तो काटनी ही होगी, अमायरा ने कहा। मुझे माफ़ कर देना अमायरा। नफीसा और अब्बा, आप भी मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आप सब मुश्किल में फंस गए, उमेर ने चलते हुए कहा। शाहजैद शर्मिंदगी से सर झुकाए चल रहे होते हैं। गुलाम उन्हें एक अंधेरी कोठरी में डालकर बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। कोठरी में इतना अंधेरा होता है कि आँख को आँख तक नहीं दिख रही। या अल्लाह अब्बा, यहाँ कितना अंधेरा है, अब हम क्या करेंगे? अमायरा ने कहा। अब्बा, क्या हम यहाँ से निकल नहीं सकते? नफीसा ने घबराते हुए कहा। नहीं, ये काल कोठरी की सजा है, उम्र भर के लिए मिलती है। अब हम सब बाकी बची ज़िंदगी यहीं गुजारने वाले हैं, शाहजैद उदास शब्दों में कहते हैं। ऐसे न बोलो अब्बा, अगले महीने मेरी शादी है, क्या हम सब कुंवारे ही मर जाएंगे? कोई नहीं बचाएगा हमें, नफीसा ने कहा। नफीसा, बंद कर अपनी नौटंकी, तुझे अभी तक अपनी शादी की पड़ी है, जिंदा बच जाए वही काफ़ी है, अमायरा ने उसे समझाते हुए कहा। चलो सब यहीं पर एक साथ बैठ जाते हैं, बाकी अल्लाह की दी हुई मदद का कोई रास्ता निकलेगा। शाहजैद दीवार को पकड़ते हुए बैठते हैं। उमेर एक साइड खड़ा होकर कहने लगता है, जीने की जरा सी ख्वाहिश क्या हुई, जमाने को ये बात बुरी लग गई। वैसे तो फिरता था आवारा हरदम, जरा सी ठहरने की ख्वाहिश क्या हुई, जमाने को ये बात बुरी लग गई। कभी कभी तो खुशियाँ नसीब होती हैं हम गरीबों को, उनसे मोहब्बत क्या हुई, जमाने को ये बात बुरी लग गई। सभी खामोशी से उसका ये शायराना अंदाज सुन रहे होते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, मजलूम बनकर क्या हासिल कर लेगा तू जमाने से, अपने हक के लिए तुझे खुद ही क्षमा जलानी होगी। शेर के ख़त्म होते ही एक मसाल जलने लगती है, जिससे पूरी कोठरी में उजाला हो जाता है। सभी को कोठरी के एक कोने में चादर ओढ़े बैठे एक बुजुर्ग दिखते हैं। आप कौन हैं और यहाँ इस हाल में किस बात की सज़ा मिली है आपको? उमेर कोने में बैठे बुजुर्ग से कहता है। शाह उमेर, क्या तुम मुझे नहीं पहचान रहे? कहते हुए बुजुर्ग जिन अपने चेहरे से चादर हटाते हैं। उमेर, अमायरा और नफीसा सभी उन्हें हैरत से देखने लगते हैं। तो दोस्तों, ये था शाह उमेर परी भाग 30। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें शाह उमेर की परी।